गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NNEP 2020 के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। अब हम बात करते हैं नई प्रणाली न्यू सिस्टम की। नई प्रणाली जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई प्रणाली जो लागू की गई है 5+3+3+4, इससे क्या आशय है तो यह उम्र को दर्शाता है, यानी शुरू के 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष और उसके बाद 4 वर्ष। इसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और पुरानी प्रणाली जो थी ओल्ड जो व्यवस्था थी पुरानी, उसको 10+2 के रूप में संचालित किया गया था। 10+2 क्या था, उसमें बच्चा जो है 1 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई करेगा, उसके बाद 11वीं 12वीं 2 साल और करेगा और 6 साल की उम्र में वह विद्यालय जाएगा। 6 साल की उम्र में विद्यालय जब जाएगा और 1 से लेकर के 10 साल तक पढ़ेगा तो एज उसकी कितना हो गई, 16 साल। और फिर 11वीं 12वीं करेगा तो 16 दूनी 18 साल हो गया। और अगर LKG UKG कर रहा है तो यानी 20 साल की उम्र में वह इंटर करता था। अब पुरानी प्रणाली ओल्ड सिस्टम था 10+2, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर अब नई प्रणाली न्यू सिस्टम जो 5+3+3+4 है उसको संचालित करने का प्रावधान किया गया है नई शिक्षा प्रणाली में, जिसको हम आगे बताएंगे। अब नई शिक्षा प्रणाली नीति जो है किसके अधीन आती है, किसके अंतर्गत आती है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये शिक्षा मंत्रालय आता है। शिक्षा मंत्रालय को यानी HRD, पहले इसका पुराना नाम क्या था HRD को 2 विभागों में बांटा गया था। पहला था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, यानी पहले विभाग का नाम था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसमें नर्सरी से लेकर 12 तक की व्यवस्था की गई थी। दूसरा था उच्च शिक्षा विभाग। अब मानव संसाधन विकास का सार क्या है? मानव संसाधन विकास का सार है शिक्षा। द मेन टूल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एजुकेशन। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन MHRD की स्थापना भारत सरकार के द्वारा नियम 1961 नियम क्या था 1961 के तहत 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को की गई थी। MHRD का पुराना नाम मानव विकास संसाधन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD था, जिसको बाद में सन 1985 ईस्वी में 26 सितंबर 1985 ईस्वी में MHRD मानव विकास संसाधन का नाम क्या कर दिया गया, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। अब बात करते हैं MHRD का मुख्यालय
एमएचआरडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमएचआरडी का मुख्यालय शास्त्री भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा एमएचआरडी का नाम परिवर्तित करके 29 जुलाई 2020 को शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के वर्तमान कैबिनेट शिक्षा मंत्री हैं। भारत के वर्तमान कैबिनेट शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल हैं। इन्हीं के कार्यकाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। अगला पॉइंट है, सन 1968 ईस्वी में भारत में पहली बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट अगला 2 नंबर, सन 1986 ईस्वी में भारत में दूसरी बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। जो दूसरी बार सन 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, सन 1992 ईस्वी में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इसीलिए बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि 92 में भी नई शिक्षा नीति बनी, लेकिन वह नई शिक्षा नीति नहीं बनाई गई थी। जो 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। जो उसमें कमियां थी उसको 1992 में दुरुस्त किया गया। अब 1986 के बाद भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया, को लागू करने के लिए। अभी लागू नहीं हो पाई है, लेकिन कमेटी का गठन किया गया 2019 में ही। और 19 के बाद 20 में जाकर के यह जुलाई 20 में ये सौंपी गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NNEP 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो वैज्ञानिक की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया, जिसमें अन्य 11 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रत्येक जिले के, भारत के प्रत्येक जिले के गांव स्तर, ग्राम पंचायत स्तर तक से सुझाव मांगा गया और उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग की गई, इसको तैयार किया गया। यानी सबसे सलाह ली गई कि क्या जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति बनाई जाए उसमें क्या क्या शामिल किया जाए, सभी के हितों को देखते हुए, जिससे शिक्षा के स्तर का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगला पॉइंट है, इससे पूर्व सन 1986 में जारी की गई नई शिक्षा नीति के 34 साल के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यानी काफ़ी गैपिंग, 34 सालों के बाद फिर दोबारा जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रावधान किया गया, गठन किया गया। और
अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला पॉइंट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% हिस्से के बराबर सार्वजनिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पहले कितना था? 6% का आधा 3% था, या 4 एक्यूरेट जो है 4.3 के आसपास था। अब जिसको बढ़ा करके 6% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय। शुरू में शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसमें संशोधन करके इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब फिर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कब किया गया है? 2020 में, जुलाई 2020 में। क्वेश्चन अगला पॉइंट है 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है या बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक नियामक की परिकल्पना की गई है। यानी पूरा भारतवर्ष में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के गठन का प्रावधान की कल्पना की गई है। और जो संस्थाएं जैसे UGC है, ACIT है, इनको सबको समाप्त करके भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के गठन करने का प्रावधान की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरानी प्रणाली 10+2 को समाप्त करके उसके स्थान पर नई शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 के रूप में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि नई शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 क्या है। 5+3+3+4 को 4 स्टेजों में बांटा गया है। पहला स्टेज को क्या कहते हैं? फाउंडेशन स्टेज। यह इसमें 5 साल के लिए इसको निर्धारित किया गया है। दूसरा स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज, इसको 3 साल का प्रावधान है इसमें। तीसरा जो है मिडिल स्टेज, इसमें भी 3 साल का है प्रावधान। और चौथा है अंतिम सेकेंडरी स्टेज, यह 4 साल का इसमें है व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज की। फाउंडेशन स्टेज में एज लिमिट, उम्र सीमा 3 से 6 साल निर्धारित की गई है। और क्लास जो है प्ले, LKG, UKG स्टार्ट के 3 साल, यानी स्टार्टिंग के
3 सालों तक, यानी बच्चा 3 साल की उम्र में विद्यालय जाएगा और इंट्रोड्यूस होगा, मिलेगा जुलेगा और खेल के माध्यम से वह सीखेगा, खेलेगा, कूदेगा। उसके बाद 3 साल जब बीत जाएगा, यानी प्ले, LKG, UKG 3 साल हो गया, फिर 2 साल में अगली कक्षा में वो जाएगा 1 और 2 में, जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन PPE, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन के अंतर्गत खेल के माध्यम से सीखेगा, जिसे प्ले बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। इसमें प्रथम 3 साल के बाद चौथे और 5वें वर्ष में बच्चा कक्षा 1 व 2 में बच्चे को किताबी ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है, और यानी बच्चे का प्ले, LKG, UKG 1 और 2 5 साल में क्लियर हो जाएगा। अब अगला स्टेज आता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज का जो समय होता है 3 साल का होता है। एज लिमिट इसमें 8 से 11 साल होती है, और क्लास कितना तक पढ़ता है बच्चा? 3 में जाएगा, 3, 4, 5, यानी 3 to 5। इसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी होगी। स्टार्टिंग के 5 सालों में क्या था, वह खेल के माध्यम से अपना विद्यालय जाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, बोलेगा, चालेगा, खेलेगा, कूदेगा प्ले में। फिर उसके बाद 1 और 2 में थोड़ा बहुत यानी सीखेगा, किताबी ज्ञान यानी गेम के माध्यम से ही पढ़ाई करेगा वो। उस समय उसकी एज क्या हो जाएगी, यानी 3 साल की उम्र में विद्यालय गया और 5 साल तक पढ़ा, जिसमें क्लास 1 और 2 तक वह पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया उसका। उसकी एज हो गई 8 साल। अब 8 साल के बाद प्रिपरेटरी स्टेज में जब वो आया तो उसकी एज कितना इसमें रखा गया है, एज लिमिट 8 से 11 साल। जब 8 से 11 साल की उम्र में वह 3, 4 और 5 को कंप्लीट करेगा। इसमें बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी होगी, जिसकी भाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा भी हो सकती है, यानी अंग्रेजी को भी शामिल किया जा सकता है। वह क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज क्या है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें भी पढ़ सकता है। मातृभाषा हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो ऐसा कोई बाउंड नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा ये होता कि अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती तो सही रहता। अगला पॉइंट है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज इसकी अवधि भी 3 साल की है। एज लिमिट इसमें 11 से 14 साल की होती है, और क्लास 6 से लेकर के 8 तक, यानी 3, 4, 5 प्रिपरेटरी स्टेज में वो कंप्लीट कर लिया। अब मिडिल स्टेज में बच्चा 11 से 14 साल की एज में कक्षा 6 से 8 तक, 6, 7, 8 को अपना कंप्लीट करेगा। बच्चे को कंप्यूटर कोड की जानकारी इसमें होती है, वोकेशनल नॉलेज या टेक्निकल कोर्स की जानकारी इसमें, यानी किसमें इंटरेस्ट है उसका, उसकी जानकारी इसमें प्रदान की जाएगी। जैसे वह बढ़ई का काम अगर उसको पसंद है, कारपेंटर बनना चाह रहा है, माली है, सिलाई, कोई गर्ल्स है सिलाई करना चाह रही है, तो अपना सिलाई या गणित या विज्ञान या कला
के साथ साथ किसी एक भारतीय भाषा को भी पढ़ना होगा। यानी एक भाषा प्रिपरेटरी स्टेज में थी और दूसरी जो है इसमें आ गई मिडिल स्टेज में। एक भाषा भारतीय भाषा को भी पढ़ना होगा, तो हो गई। और उसमें टेक्निकल कोई भी जिसमें वह इंटरेस्टेड है उसको पढ़ सकता है। फिर चौथा अब आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो होता है वह 4 साल का होगा। एज लिमिट इसमें 14 से 18 साल की होगी और क्लास जो है 9, 10, 11, 12 की वह पढ़ाई पढ़ेगा। इसमें सेमेस्टर पद्धति के माध्यम से परीक्षा होगी, जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि स्टार्टिंग में जो पेपर होगा वह जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाद वाला जो पेपर होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें चाइनीज़ भाषा को छोड़कर कोई एक विदेशी भाषा को पढ़ना अनिवार्य होगा। जो ये बाउंड किया गया है चाइनीज़ भाषा का, ये भी एक कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर बच्चे पढ़ते तो वह जाते, चाइना के बारे में जानकारी होती, वहाँ की नीतियों के बारे में वो जानते, तो ये बाउंड नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें चाइनीज़ भाषा को बाउंड किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। जो ग्रेजुएशन होगा वह 4 साल का होगा। जो पहला साल ग्रेजुएशन का होगा उसमें ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के रूप में उसको जाना जाएगा। दूसरा साल जो ग्रेजुएशन का होगा उसको ग्रेजुएट डिप्लोमा कहा जाएगा। तीसरा साल जो होगा ग्रेजुएशन का उसको ग्रेजुएट डिग्री या जॉब कंपटीशन के नाम से मिलेगी। चौथा साल जो होगा ग्रेजुएशन का उसको ग्रेजुएशन रिसर्च के नाम से जाना जाएगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई किसी भी कारणवश बीच में छूट जाती है और वह बाद में पढ़ना चाहता है तो आगे वह आकर के फिर अपना एडमिशन लेकर के जहाँ से उसकी ब्रेक हुई थी, यानी वह पढ़ाई आगे कर सकता है। जहाँ से ब्रेक हुई थी वहाँ से वह पढ़ लेगा। पहले क्या था ग्रेजुएशन में कि कोई बच्चा जिसका छूट गया तो वह फिर आगे नहीं पढ़ पाता था, फिर से एडमिशन लेना पड़ता था उसको और उसकी डिग्री बेकार चली जाती थी, पैसा इन्वेस्ट उसका बेकार चला जाता था। तो अब इस व्यवस्था में सुधार किया गया है। यानी 1 साल का अगर वह कोर्स कर रहा है ग्रेजुएशन का, 1 साल पढ़ लिया है तब भी उसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगी। अगर 2 साल किया है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल किया है तो ग्रेजुएट डिग्री या जॉब या कंपटीशन की सर्टिफिकेट उसको मिलेगी। अगर 4 साल पूरा कर लिया है तो ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री उसको मिलेगी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की दशा में अगर 4 साल कंटिन्यू ग्रेजुएशन कोई भी छात्र विद्यार्थी अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा। 1 साल में वह कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर जो बीच में जिसकी गैपिंग हो गई है अगर ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए 2 साल करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी कंटिन्यू 4 साल ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है स्कूल में, उसको 1 साल करना होगा। जिसका बीच में गैपिंग हुआ है उसको पीजी 2 साल का करना होगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति में पीएचडी
4 साल की कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलू। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलू में जीडीपी को 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है सभी स्कूलों की फीस को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। यानी जो मनमाना फीस लेते हैं विद्यालय, तो उस पर रोक लगाई गई है इसमें। यानी गवर्नमेंट जो फीस निर्धारित कर देगी उसी के अनुसार उतना ही देना है। यानी एक लिमिट निर्धारित हो जाएगी। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी निर्धारित होती है, उसी तरह से फीस की भी निर्धारित हो जाएगी। उससे लिमिट से अगर ज़्यादा कोई विद्यालय लेगा अगर फीस, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है वोकेशनल कोर्स को प्राथमिकता दी गई है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा परिणाम। इसके परीक्षा परिणाम की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। स्वयं छात्र अपना स्वयं का मूल्यांकन करेगा, फिर उसके जो मित्र होंगे उनके मित्र भी मूल्यांकन करेंगे। यानी नंबर देंगे, मार्क्स देंगे, अंक देंगे। फिर शिक्षक द्वारा भी मार्किंग की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र स्वयं से अपना मूल्यांकन करेगा, फिर मित्रों से द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आपसी सामंजस्य इसलिए बनेगा यानी एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार होगा कि उससे नंबर लेना है तो सब घुल मिल करके रहेंगे और शिक्षक द्वारा अंतिम मार्किंग की जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति में उच्च कोटि के 50 विदेशी विश्वविद्यालयों के आने की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी के तौर पर 50 करोड़ भारत सरकार के पास जमा करने का प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय आए, पता चले कि फिर यहाँ से भाग जाए, इसलिए सिक्योरिटी के रूप में 50 करोड़ एक विश्वविद्यालय से जमा कराए जाने का प्रावधान रहेगा। वो भारत सरकार के पास 50 करोड़ जमा करेंगे, तब अपना विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित कर सकेंगे। अगला पॉइंट है इसमें कुल 4 विभाग होंगे। 4 विभागों का प्रावधान किया गया है। पहले विभाग का काम शिक्षा संबंधी सिलेबस को तैयार करना है। दूसरे विभाग का काम नियमित रूप से काम के साथ शिक्षक के क्रियाकलापों की गतिविधियों का मूल्यांकन करना है। और तीसरा जो विभाग है शिक्षकों के लिए वेतन, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि की देखरेख करना, यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की पूरा लेखा जोखा उसका रखना। और लास्ट है अंतिम डी परीक्षा परिणाम संबंधी कार्य करना, शिक्षकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। लास्ट है नई शिक्षा नीति की कमियां। नई शिक्षा नीति की जो मेन कमियां हैं उसमें अंग्रेजी को कम प्राथमिकता देना, जबकि विश्व स्तर पर अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए यहाँ भी इसको अनिवार्य शिक्षा में के रूप में इसको समाहित किया जाना चाहिए था। अगला पॉइंट है सभी के लिए एक पाठ्यक्रम का होना। सभी के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाने की वजह से जो राज्यों के अधिकार हैं उनका ह्रास हुआ है। राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप, जो राज्य के अधिकार हैं उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चाइनीज भाषा के अध्ययन को रोका गया है। इसमें बीच में चाइनीज भाषा में पढ़ाई को न करने की सलाह दी गई है।
तो अपने आप में भी एक कमी है। अगर चाइनीज़ भाषा में बच्चे पढ़ते तो वहाँ की नीतियों और सारी चीज़ों को, वहाँ व्यापार और इस्टेब्लिश हो पाता, सारी जानकारी वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलती चाइना से, चाइनीज़ भाषा में जब जानकारी होती। थैंक्स ऑल ऑफ यू।